Good morning, good afternoon, good evening, whenever you're watching this video. This is Priya and you are on my channel Crystal Concepts with Priya. First of all, happy Makar Sankranti to everyone. Tir Gur Gya, God God Bola. And now let's begin with the next portion of the chapter of types of duties. So, अब हम कंसिडर करने वाले हैं पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अप्लाई सेफगार्ड मेजर्स. कैसी कंडीशंस है कि जहाँ पर सेफगार्ड मेजर्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, तो ये हम देखेंगे. अगर कोई आर्टिकल इंडिया के अंदर इंक्रीज क्वांटिटी में हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और ये इंपोर्टेशन की वजह से जो मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है इसको काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल गजेट कुछ सेफगार्ड मेजर्स अप्लाई कर सकती है. तो अब दिमाग में ये सवाल आता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री किसको बोलेंगे. तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हमारे वो प्रोड्यूसर्स होंगे जो कि एक आर्टिकल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका लाइक आर्टिकल या फिर डायरेक्टली कंपिटिटिव आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे होंगे, या फिर कुछ कलेक्टिव आउटपुट अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस काइंड ऑफ आर्टिकल का, देन दैट विल बी कंस्टिट्यूटेड एज डोमेस्टिक इंडस्ट्री. अब ये सेकेंड वाला पॉइंट ना हमारे समझ में नहीं आया. सो लेट्स से हमारे टोटल इंडिया के अंदर वो आर्टिकल वैसा आर्टिकल प्रोड्यूस करने वाले टोटल 10 लोग हैं. उन 10 लोगों में से 80% लोगों का जो है वो मेजर शेयर है कि वो उस आर्टिकल को प्रोड्यूस करते हैं. तो ऐसे केस में वो 80% जो प्रोड्यूसर्स होंगे, दैट इज वो जो 8 प्रोड्यूसर्स हैं मेरे, दे विल बी कंसिडर्ड एज माई डोमेस्टिक इंडस्ट्री. गॉट इट. नाउ अब सीरियस थ्रेट की हमने बात की, सीरियस इंजरी की बात की. तो इंजरी मतलब क्या हो गया कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की पूरी जो वर्किंग है, ऑपरेशनल एक्टिविटी है, इसको हमने इंजरी दी है. दैट इज उनका जो बिजनेस है उसे बर्बाद कर दिया है. दैट इज अ सीरियस इंजरी. एंड व्हाट इज अ थ्रेट टू सीरियस इंजरी? कि जो सीरियस इंजरी हो सकती है उसके डेंजर को हम नोटिफाई कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो बर्बाद हो सकती है. दैट इज अ थ्रेट ऑफ सीरियस इंजरी. नाउ व्हाट इज अ डेवलपिंग कंट्री? ऑफिशियल गजेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस किसी कंट्री को नोटिफाई किया होगा उसे हम मानेंगे अ डेवलपिंग कंट्री. अब जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है इसको ऐसे इंपोर्ट से बचाने के लिए हम लोग लाते हैं पिक्चर में सेफगार्ड्स को. अब सेफगार्ड जो हमने पिक्चर के अंदर लाए हुए हैं इसे हम लोग कैसे कर्व करते हैं ये देखेंगे. या तो हम सेफगार्ड ड्यूटी लगाएंगे या टैरिफ रेट कोटा लगाएंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी मेजर अप्रोप्रिएट लगता है वो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई कर देगी. क्लियर? तो ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिसका हमें खास ध्यान रखना है? तो ये हमें क्या बोलते हैं कि कुछ ऐसे कंट्रीज हो सकती है जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होता है कि वो एक पर्टिकुलर आर्टिकल किसी प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर सप्लाई करे. तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट उन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ रेट कोटा अलोकेट कर सकता है. व्हाट इज अ टैरिफ रेट कोटा? तो टैरिफ रेट कोटा अगर मुझे बोलना होगा तो रेगुलर रेट जो लगता है किसी भी कंट्री के ऊपर, उस रेट से कम रेट हम एक स्पेसिफिक कंट्री को अलोकेट कर सकते हैं. तो जो कंट्री सब्सटैंशियली हमें एक आर्टिकल दे रहा है तो उसे हम कम रेट के ऊपर टैक्स चार्ज कर लेंगे. सेकेंडली हमें ध्यान में रखना है कि सेफगार्ड ड्यूटी किसी भी अदर ड्यूटी के एडिशन में होगी, उसके बदले में नहीं. और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन किसी भी आर्टिकल की किसी सर्टन क्वांटिटी को एग्जेम्प्ट कर सकती है. लेट्स से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो बोलेगी कि आप इस आर्टिकल के जो इंपोर्ट्स करोगे उसके 100 आर्टिकल्स तक आपको कुछ हम एग्जेम्पशन दे देंगे, उसके आगे वो टैक्सेबल हो जाएगा एज द केस मे बी. नाउ अब ये क्या बोलते हैं कि देयर शुड बी अ मिनिमम लेवल ऑफ टैरिफ रेट कोटा. तो मिनिमम लेवल कितना होगा? तो पिछले 3 सालों का जिसका भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उनका एवरेज लेवल ऑफ इंपोर्ट जो होगा उसे हम मान लेंगे हमारा मिनिमम लेवल ऑफ टैरिफ रेट कोटा. अब सेफगार्ड मेजर्स कितने टाइम तक के लिए रहेंगे? तो 4 साल तक रहेंगे. जिस दिन हमने उसे इम्पोज कर दिया वहाँ से 4 साल तक सेफगार्ड मेजर्स प्ले में रहेंगे. इसके अंदर कुछ एक्सटेंशन हो सकता है क्या? यस, एक्सटेंशन हो सकता है. अगर इंजरी को एडजस्ट करने के लिए हमें कुछ मेजर्स लेने पड़े और सेफगार्ड मेजर्स हमें लगता है कि ज़रूरी है और कंटिन्यू रखना है, तो ये पीरियड टोटल 10 साल के लिए बढ़ सकता है, विच मीन्स दैट a total of 4 plus 6 equals to 10 years. Original 4 years and extended period of 6 years which will make it to 10 years. Possible है कि यहाँ पे जो हमारा after the 4th year period है वो 6 साल से कम हो.
बट जो शुरुआत में पीरियड होगा दैट विल बी अ पीरियड ऑफ 4 years कंपल्सरीली। अब ये क्या बोलता है, मशीनरी प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 एप्लीकेबल हो गए क्या? ऑफ कोर्स ऑल द प्रोविजंस दैट हैव बीन गिवन इन कस्टम्स एक्ट 1962 रिलेटेड टू रिफंड्स, अपील्स, ऑफेंसेस, पेनल्टीज, नॉन लेवी, असेसमेंट, रेट ऑफ ड्यूटी एटसेट्रा विल बी एप्लीकेबल। ओके अब इन्होंने क्या बोले हैं कि कुछ एग्जाम्पशंस हम लोग आपको दे देंगे सेफगार्ड मेजर्स के लिए। तो कोई आर्टिकल्स अगर हम किसी डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो इन दैट केस जब तक हम उस कंट्री के जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड 3% हम उस कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं तब तक हम आपको कुछ एग्जाम्पशन सेफगार्ड मेजर से दे देंगे। जैसे ही वो जो टोटल हमारा शेयर है उस कंट्री का 3% एक्सीड कर जाता है तो इन दैट केस हम लोग एग्जाम्पशन नहीं देने वाले, सेफगार्ड मेजर्स वहाँ पर फॉलो हो जाएंगे। नाउ अगर डेवलपिंग कंट्री एक या एक से ज़्यादा है तो इन दैट केस सिंगली हर कंट्री का 3% देखा जाएगा एंड एग्रीगेट में 9% देखा जाएगा। मतलब सारी कंट्रीज मिला के उस आर्टिकल का इंपोर्ट 9% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सिंगली हर कंट्री से 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ अब एक और इन्होंने बात की ईओयू और एसईजेड यूनिट के बारे में। तो ये क्या बोलते हैं, सेफगार्ड मेजर्स नहीं लगेंगे अगर स्पेसिफिकली कहीं नहीं दिया होगा या फिर जो आर्टिकल है वो डीटीए में क्लियर नहीं हुआ है या फिर आर्टिकल जो गुड्स हमने डीटीए के थ्रू गुड्स जो क्लियर हुए हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो गुड्स थे उसको हमने ऐसे 100% ईओयू एसईजेड के अंदर नहीं था। तो इन दैट केस now let's read it again what it says. It says that the measure shall not apply to articles imported by a 100% EOU or SEZ unit unless specifically made applicable or the article imported is either cleared as such into DTA or used in the manufacture of any goods that are cleared into the DTA, and in such cases safeguard measures shall be applied on that portion of the article so cleared and so used and as was leviable when it was imported into India. मतलब इंडिया के अंदर जो गुड्स आए अगर उस टाइम पर जो लगता था उस पर्टिकुलर पोर्शन उसके ऊपर जो हमने ड्यूटी लगानी थी वही ड्यूटी हम यहाँ भी लगा देंगे। क्या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविजनल असेसमेंट कर सकती है? यस, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वे प्रोविजनल सेफगार्ड मेजर्स इम्पोज कर सके। अब ये सेफगार्ड मेजर्स किस बेसिस पर इम्प्रूव होते हैं? तो जो इंक्रीज्ड इम्पोर्ट्स है ना तो उसको हम लोग एसेस करेंगे कि ये जो इम्पोर्ट्स हो रहे हैं उसके वजह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सीरियस इंजरी हुई है क्या या हो सकती है क्या, तो इस बेसिस के ऊपर प्रोविजनल असेसमेंट हो सकता है। अब ये जो प्रोविजनल असेसमेंट है इसकी मैक्सिमम पीरियड कितना होगा? सो जिस दिन इम्पोज हुआ वहाँ से 200 दिन के अंदर प्रोविजनल असेसमेंट कंप्लीट होना चाहिए। और अगर हमें पता चलता है कि प्रोविजनल असेसमेंट के बाद कि एक्चुअली डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कोई थ्रेट नहीं है तो इन दैट केस जो भी सेफगार्ड ड्यूटी हमने कलेक्ट की होगी हम उसे रिफंड कर देंगे। जो कोई भी नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी दैट विल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट के सामने ये जैसे भी जाता है और पार्लियामेंट उसके अंदर अगर कोई मॉडिफिकेशन करती है तो दैट मॉडिफिकेशन विल बी कंसीडर्ड, उस मॉडिफाइड फॉर्म को ही हम इफेक्ट के अंदर लाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड टू इलस्ट्रेशन 1. It says write a short note on the applicability of safeguard measures under the Customs Tariff Act 1975 on articles imported by EOU or SEZ unit and cleared as such into domestic tariff area. तो इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारे आर्टिकल्स थे वो इंपोर्ट किए हैं EOU या SEZ यूनिट ने और डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर एज सच वो क्लियर हुए हैं। तो हमने क्या देखा था कि कब एप्लीकेबल नहीं होंगे? हमने देखा था कि एप्लीकेबल तब नहीं होंगे जब वो डीटीए के अंदर एज सच क्लियर नहीं हुए हैं। ओके, क्योंकि वो एज सच या क्लियर हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन में तो यहाँ पर सेफगार्ड मेजर्स अप्लाई हो जाएंगे। नाउ लेट्स रीड द आंसर। ये क्या बोलते हैं? Section 8B of Customs Tariff Act 1975 provides for levy of safeguard measures on articles imported by 100% EOU or unit in a SEZ that are cleared as such into DTA. In such cases, safeguard measures shall be applied on that portion of the article so cleared as was leviable when it was imported into India. Easy?
Now, Section 9 of Customs Tariff Act talks about countervailing duty on subsidized articles. So, subsidized articles पे हमने ड्यूटी लगाई है टू काउंटरवेल समथिंग, मतलब किसी चीज़ को बराबर करने के लिए जो ड्यूटी लगाई उसे हम बोलेंगे काउंटरवेलिंग ड्यूटी. क्योंकि ये सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स पे लगी है तो हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि सब्सिडी एग्जिस्ट करती है या नहीं. तो जब कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा या फिर गवर्नमेंट ने प्राइस सपोर्ट दिया होगा या इनकम दे रही होगी या फिर गवर्नमेंट पेमेंट करती है बाय मेकिंग ऑफ सम फंडिंग मैकेनिज्म्स, तो इन दैट केस सब्सिडी एग्जिस्ट करती है. और अगर सब्सिडी एग्जिस्ट करती है तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. कंडीशंस क्या क्या है? तो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली सब्सिडी मिल रही है एक्सपोर्टर को. ओके इसके बाद में आर्टिकल्स जो है वो इंडिया के अंदर इंपोर्ट होने चाहिए. इंपोर्ट उस कंट्री से हो सकते हैं जहाँ उसका एक्चुअली प्रोडक्शन हुआ है या फिर उस कंट्री से नहीं भी हो सकते हैं. पॉसिबिलिटी दोनों है बट हमें देखना है कि इंपोर्ट हुआ है या नहीं है. डायरेक्टली हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं. हो सकता है नहीं भी हो सकता है बट आर्टिकल्स इंडिया में इंपोर्ट होना ज़रूरी है. ओके ऐसे भी हो सकता है जैसे आर्टिकल वहाँ से निकला था वैसे इंडिया में नहीं पहुँचा हो या फिर जैसे का वैसे पहुँचा हो बट आर्टिकल इंपोर्ट हुआ है. दैट इज़ द की. ओके चेंज भी हो सकता है, सेम कंडीशन में भी हो सकता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं. बट हम कंडीशंस में ये लिख कर आएंगे कि आर्टिकल मे बी इन द सेम और डिफरेंट कंडीशन और आर्टिकल मे और मे नॉट बी डायरेक्टली फ्रॉम द कंट्री और मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन. ओके अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और हमें सब्सिडी एग्जिस्टेंस में है ये दिखाई देती है तो इन दैट केस हम लोग काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देंगे. सिंपल. सब अब काउंटरवेलिंग ड्यूटी हम लगा रहे हैं तो एंटी सर्कमवेंशन मेजर्स भी हमको देखने पड़ते हैं जिसके अंदर हमको देखना होगा कि काउंटरवेलिंग एक्टिविटी हो कैसे सकती है. राइट तो काउंटरवेलिंग एक्टिविटी कैसे हो सकती है कि किसी आर्टिकल का नाम बदल दिया, कंपोजिशन बदल दिया या डिस्क्रिप्शन बदल दिया सो दैट उसके हम ऊपर हम ड्यूटी नहीं लगा पाए या फिर किसी आर्टिकल को अनअसेंबल करके डिसअसेंबल करके हमने बेच दिया सो दैट इंडिया में आने के बाद में असेंबली होके वो गुड्स बेचने में चले जाए. और क्योंकि यहाँ से डिसअसेंबल्ड फॉर्म के अंदर गुड्स आए हैं तो यहाँ पे उसका चार्ज उसका जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो कम हो जाएगा. ओके सब्सिडाइज्ड रेट्स में इंडिया के अंदर गुड्स आ जाएंगे. मोर ओवर ऐसा भी हो सकता है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन या एक्सपोर्ट इन्होंने बदल दिया हो क्योंकि अभी हमने पॉइंट पढ़ा था कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड में कि इंपोर्ट में और मे नॉट बी फ्रॉम द कंट्री ऑफ प्रोडक्शन जहाँ प्रोड्यूस हुआ है वहाँ से नहीं भी हो सकता है. सो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने पॉइंट ऐड किया था कि बाय कभी कभी जो गुड्स हैं हम दूसरी तरफ से रूट करके भी बेच देते हैं सो दैट काउंटरवेलिंग ड्यूटी से बच पाए. सो ऐसे केस में चेंज जब ओरिजिन चेंज हो जाता है किसी कंट्री का या फिर एक्सपोर्ट चेंज हो जाता है तो इन दैट केस भी काउंटरवेलिंग ड्यूटी लग सकती है या फिर कोई भी मैनर जो कि सही लगता हो. ऐसे केस के अंदर काउंटरवेलिंग ड्यूटी हम लगा सकते हैं. ओके लेकिन काउंटरवेलिंग ड्यूटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस दिन नोटिफाई किया उस दिन के पहले आप काउंटरवेलिंग ड्यूटी नहीं लगा पाओगे. आपको काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगानी है तो आप उसके बाद ही काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा सकते हो. नाउ आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द न्यूली एडेड पोर्शन इन दिस काउंटरवेलिंग ड्यूटी दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी. तो ये क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी इज सेड टू हैव टेकन प्लेस इफ there is a decrease in the export price of an article without any commensurate change in the resale price in India of such article imported from the exporting country और टेरिटरी. अब ये क्या बोलते हैं कि अगर किसी एक्सपोर्ट प्राइस आर्टिकल के प्राइस के अंदर डिक्रीज हुआ है बट जो रीसेल प्राइस है ना हमारे इंडिया के अंदर उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, वहाँ प्राइस भले ही कम हो गया बट हम अभी भी गुड्स को उन्हीं प्राइस पर बेच रहे हैं तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी एब्जॉर्ब हो गई ऐसे हम मान लेंगे. या फिर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस है जो रूल्स के अंदर बताया है कि इसको हम अब्जॉर्प्शन मानेंगे तो उसको हम अब्जॉर्प्शन मान लेंगे. अब आगे क्या बोलते हैं ये लोग? दैट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सच इंक्वायरी एज इट कंसिडर्स नेसेसरी इज ऑफ द ओपिनियन दैट absorption of countervailing duty has taken place whereby the countervailing duty so imposed is rendered ineffective. It may modify such duty to counter the effect of such absorption from such date not earlier than the date of initiation of the inquiry as may be specified by the central government by way of notification in the official gazette. अब ये क्या बोलते हैं कि अगर इंक्वायरी पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी
का अब्जॉर्प्शन इनफेक्टिव हो जाता है। सो इसको काउंटर करने के लिए वो उस ड्यूटी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और ऐसा मॉडिफिकेशन कब लागू हो जाएगा, जब ऑफिशियल गजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे दिया हो। सिंपल था। नाउ मूविंग अहेड टू नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी। तो ये क्या बोलते हैं, किसी 100% ईओयू यूनिट या फिर सेस यूनिट के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, बट कुछ कंडीशंस है जहाँ ये अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है कि कब कब अप्लाई नहीं होता है। तो अगर ये स्पेसिफिकली कहीं नहीं बोला है ना कि ये एप्लीकेबल होगा, तो ये अप्लाई नहीं होगा। ओके, या फिर आर्टिकल डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से क्लियर नहीं हुआ होगा, या फिर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर उन गुड्स को यूज़ नहीं किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चर, तो इन दैट केस काउंटरवेलिंग ड्यूटी नहीं लगेगी। अब अमाउंट कितनी होगी काउंटरवेलिंग ड्यूटी की, तो अमाउंट काउंटरवेलिंग ड्यूटी की हमेशा जितनी सब्सिडी मिली है उतनी या उससे कम होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, और सब्सिडी हम कब नहीं लगाएंगे, तो अगर सब्सिडी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस से रिलेट नहीं करती होगी तो नहीं लगाएंगे। अगर जो सब्सिडी दी गई है वो इसीलिए दी गई है कि हम लोग डोमेस्टिक गुड्स यूज़ करें ओवर द इम्पोर्टेड गुड्स, ऐसा कुछ मोटिव नहीं था, तो इन दैट केस हम काउंटरवेलिंग ड्यूटी नहीं लगाएंगे। इसके बाद उन्होंने बोला है कि लिमिटेड पर्सन्स के ऊपर अगर ये सब्सिडी कॉन्फर नहीं हो रही है, तो इन दैट केस काउंटरवेलिंग ड्यूटी नहीं लगाएंगे। अब ये लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन कौन कौन है, सो द लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स who are engaged in the manufacture, production और export of goods, as you can see over here। अब ये ड्यूरेशन जो रहेगा इस काउंटरवेलिंग ड्यूटी का, दैट विल बी 5 years। अर्ली रिवोकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। एक्सटेंशन हमको रिव्यू के केस में 5 साल का मिल जाएगा, और अगर रिव्यू फिर भी इनकम्प्लीट रह जाता है तो इन दैट केस वी गेट अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 year। ओके, सो इन ऑल वी आर हैविंग अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 + 5 + 1 दैट इज 11 years। ओके, अब काउंटरवेलिंग ड्यूटी एस्टिमेट के ऊपर लगाई जाती है। प्रोविजनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी के केस में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे केस के अंदर अगर हमारी फाइनल सब्सिडी हमारी प्रोविजनली डिटरमाइंड सब्सिडी से कम हो जाती है, तो ऐसे केस के अंदर जो भी एक्सेस ड्यूटी हमने कलेक्ट की है हम उसको फिर से रिफंड कर देंगे। और अगर हमारे ध्यान में आ जाता है कि कुछ आर्टिकल्स हमने जो इंपोर्ट किए हैं उससे होने वाली जो शॉर्ट पीरियड में जो हमारा नंबर ऑफ इंक्रीज ऑफ इम्पोर्ट है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिसे हम रिपेयर नहीं कर सकते या फिर रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे केस के अंदर हम रेट्रोस्पेक्टिवली काउंटरवेलिंग ड्यूटी इम्पोज कर सकते हैं। सो अगर हमने रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पोज किया है तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कितना दे सकते हैं, तो मैक्सिमम 90 डेज। अगर मैंने आज नोटिफिकेशन दिया है तो आज से 90 दिन पहले तक वो मेरा जो नोटिफिकेशन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। 91st डे को एप्लीकेबल होगा क्या? नो, इट वोंट बी एप्लीकेबल। ओके, सिंपल। Now let's move to the most important type of duty from this chapter, which is named as anti-dumping duty, given in section 9A of the Customs Tariff Act। अब हम जब बात कर रहे हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी की, तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी ये होता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय डंपिंग। सो डंपिंग इज़ व्हेन जब किसी गुड का नॉर्मल वैल्यू जो होता है उससे कम प्राइस के अंदर गुड्स हमारे कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सो अगर मुझे किसी इक्वेशन फॉर्म में डंपिंग को बताना है तो व्हेन द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द लाइक आर्टिकल्स in the exporting market, that is exporters domestic market, is greater than the export price, then it is dumping। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चाइना के साथ हमारी कंट्री में देखा जाता है कि चाइना अपने गुड्स इंडिया के अंदर डंप करता है। उसका जो नॉर्मल एक्सपोर्टिंग मार्केट है, मतलब चाइना के अंदर वही गुड्स एक प्राइस पर बिकते हैं, उससे काफ़ी कम प्राइस के अंदर वो इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट होते हैं। दिस इज़ बेसिकली द एक्टिविटी ऑफ डंपिंग, और ऐसी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। सो डंपिंग को अगर मुझे कंसिडर करना है फॉर द पर्पज़ ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो मैं क्या देखूंगी? सबसे पहले मैं अपने आप से एक सवाल पूछूंगी, क्या इंडियन इंडस्ट्री भी ऐसे आर्टिकल्स बनाती है? अगर नहीं बनाती है तो ऐसे केस में मैं एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा सकती।
बट अगर इंडियन इंडस्ट्री में ऐसे आर्टिकल्स बनते हैं तो मैं उस स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दूंगी। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा तो दूंगी, बट कितनी लगानी है ये हमको देखना पड़ेगा। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी विल बी ऑलवेज लोअर ऑफ द टू, दैट इज डंपिंग मार्जिन ड्यूटी एंड द डंपिंग मार्जिन एंड दी इंजरी मार्जिन। अब डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल दिमाग में हमारे आ जाता है, राइट। तो अभी हमको देखना तो पड़ेगा कि डंपिंग मार्जिन क्या होता है एंड इंजरी मार्जिन क्या होता है। सो मार्जिन ऑफ डंपिंग इज गिवन एज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द गुड्स माइनस एक्सपोर्ट प्राइस। मतलब नॉर्मल वैल्यू जो उन गुड्स की होगी उसके अंदर से जब हम एक्सपोर्ट प्राइस को हटा देंगे देन वी गेट द मार्जिन ऑफ डंपिंग की एग्जैक्टली कितना उन्होंने वैल्यू कम किया है और हमारे इंडिया के अंदर अपना कचरा फेंक दिया है, काइंड ऑफ दैट। ओके, सो वो अब जब हमने देखा कि मार्जिन ऑफ डंपिंग के अंदर नॉर्मल वैल्यू और एक्सपोर्ट प्राइस आती है, तो नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और एक्सपोर्ट प्राइस क्या होती है, तो इन्होंने हमें बताया है कि एक्सपोर्ट प्राइस मतलब क्या होगा कि जो गुड्स है वो एक्सपोर्टिंग कंट्री ने हमारे कंट्री में किस प्राइस पर एक्सपोर्ट किया है, दैट विल बी द एक्सपोर्टिंग प्राइस। बट अगर एक्सपोर्टिंग प्राइस जो हमें मिली है वो हमें लगता है कि रिलायबल नहीं है, तो इन दैट केस जब वो गुड्स हमारे कंट्री में आते हैं और जब वो हमारे लिए इम्पोर्टेड आर्टिकल्स बन जाते हैं, वो किसी इंडिपेंडेंट बायर को हम उन गुड्स को बेच देते हैं, तो उस टाइम पर वो जो प्राइस हम डिटरमाइन करेंगे जो इंडिपेंडेंट बायर को मिली होगी वो प्राइस, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द एक्सपोर्ट प्राइस। लेट्स से जो मेरे पास गुड्स आए थे उनका वैल्यू था 10 रुपीज़, बट मुझे लग रहा है यार ये 10 रुपीज़ ना कुछ डावाडोल है। ओके, तो जब मेरे पास जो इम्पोर्टेड गुड्स आए मैंने किसी बायर को बेचे हैं, लेट्स से मैंने एक्स को बेच दिया, तो इन दैट केस अगर मैंने गुड्स एक्स को 12 रुपये में बेचा तो 12 रुपये विल बी कंसिडर्ड एज माई एक्सपोर्ट प्राइस। सिंपल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग, द नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू क्या होगी कि नॉर्मल कोर्स के अंदर उस पर्टिकुलर आइटम का कंपेरेबल प्राइस क्या होता है, दैट विल बी माई नॉर्मल प्राइस। सो नॉर्मल प्राइस अगर मैं डिटरमाइन नहीं कर पाती हूँ तो ऐसे केस में वो गुड्स थर्ड कंट्री में किस प्राइस पर जाएंगे, ऐसे मैं देखूंगी कि इंडिया के अंदर इसका नॉर्मल प्राइस ये होता, बट मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रही ना कि इंडिया के अंदर क्या है, तो ऐसे केस में मैं देखूंगी कि आसपास की किसी कंट्री में या किसी और कंट्री के अंदर इसका यूजुअली प्राइस क्या होता है, तो वो यूजुअल प्राइस को मैं कंसिडर करूंगी एंड विल बी टेकन एज माई नॉर्मल प्राइस। बट अगर मुझे लगता है यार थर्ड कंट्री रिलायबल नहीं है तो इन दैट केस मैं कंसिडर करूंगी कि उन गुड्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैं ऐड करूंगी sales and distribution expenses so that I get the cost of sales, and finally after adding a sufficient margin of profits to it I will get my normal price. So to get margin of dumping I will reduce the export price from the normal price and I will get the margin of dumping. अब margin of dumping हमको पता चल गया कि क्या है। Now let's see what is injury margin. अब injury margin क्या होगा, it will be the difference between the fair selling price and the landed value of the goods. So fair selling price क्या है, landed value क्या है, let's see. सो फेयर सेलिंग प्राइस क्या होगा कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इंडियन मार्केट के अंदर इन पर्टिकुलर गुड्स का क्या एक्सपेक्टेड प्राइस होगा, दैट विल बी टेकन एज द फेयर सेलिंग प्राइस। जिस लेवल पर ये गुड्स बेचे जा सकते हैं आराम से, जहाँ पर जो डम्प्ड इम्पोर्ट्स है उसको हम रिस्पॉन्सिबल होल्ड नहीं कर सकते, जो फेयर प्राइस होगा किसी भी चीज़ के लिए दैट विल बी माई कंसिडर्ड एज माई फेयर सेलिंग प्राइस, जिसके अंदर कोई इंजरी नहीं हो रही है, ऐसे केस में जो प्राइस होगा दैट विल बी माई फेयर सेलिंग प्राइस। ओके, तो अब हमें पता चल गया कि फेयर सेलिंग प्राइस क्या है, मतलब भैया इस केस में किसी का नुकसान नहीं हो रहा, ये ठीक है। लेकिन जब मैं कस्टम्स के लिए अपनी वैल्यू निकालूंगी तो कस्टम्स पर्पस के लिए मैं देखूंगी ना कि क्या वैल्यू था उन गुड्स का, मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस कंसिडर करते हैं व्हेन वी कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द कस्टम्स। सो जो भी एसेसिबल वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगी फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स, और उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी अपनी सारी बेसिक कस्टम्स ड्यूटीज़ जो भी मैं पे करने वाली हूँ। लेकिन जो मैंने काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई है या फिर स्पेशल ड्यूटीज़ लगाई है या फिर सेफगार्ड ड्यूटीज़ लगाई है, ऐसी ड्यूटीज़ को मैं यहाँ कंसिडर नहीं करने वाली, क्योंकि यहाँ पे मैं एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रही हूँ, तो मैं दूसरी पनिशमेंट वाली ड्यूटीज़ भला क्यों लूँ,
है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, अगर मैं पनिशमेंट ड्यूटीज़ लगाऊंगी साथ में, तो इन दैट केस जो मेरा एसेसिबल वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, एंड जो एक्चुअली इंजरी हो रही है हमारी टोटल मार्केट को वो दिख के नहीं आएगी. फॉर दैट पर्पज ओनली आई विल जस्ट reduce the values related to CVD, SAD and special duties, and only the basic custom duties will be considered for the purpose of calculation of landed value. अब मेरे पास में कस्टम्स का वैल्यू है और रेगुलर मार्केट प्राइस है, दैट इज़ फेयर सेलिंग प्राइस है. फेयर सेलिंग प्राइस में से जब मैं कस्टम्स का वैल्यू हटा दूंगी तो मेरे समझ में आ जाएगा कि ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर क्या खिचड़ी हुई थी, जिसकी वजह से फेयर सेलिंग प्राइस और लैंडेड वैल्यू दोनों मैच नहीं कर रहा. और जो ये चेंज हुआ है ना, जो हमको डिफरेंस नज़र आ रहा है, इसकी वजह से मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजरी हो सकती है. दैट इज़ द ओनली रीज़न इट इज़ नेम्ड एज द इंजरी मार्जिन. ओके, सो अब जब मेरे पास में आ गया कि मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या है और इंजरी मार्जिन क्या है, तो इन दोनों में से जो भी कम होगा उसे मैं अपना बना दूंगी एंटी डंपिंग ड्यूटी. दैट विल बी द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ड्यूटी दैट आई कैन चार्ज एज एंटी डंपिंग ड्यूटी. अब मैं एंटी डंपिंग ड्यूटी भला लगाऊंगी कब? तो एंटी डंपिंग ड्यूटी मैं तब लगाऊंगी जब मेरे ध्यान में आ जाता है कि गुड्स इंडिया के अंदर डंप हुए हैं. ओके, मेरे समझ में आता है कि डंपिंग एक्टिविटी हो रही है बाय वे ऑफ कंपोजिशन बदल लो, उसका नाम बदल लो, डिस्क्रिप्शन बदल लो, या फिर मैं उसके सिर्फ पार्ट्स मंगवा रही हूँ अनअसेंबल करके, या फिर और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो ओरिजिनेटिंग कंट्री है उसका रूट नहीं बता पाऊँ इन सम और दी अदर वे. तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे मैं एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाऊंगी. ओके, अब मैंने डिसाइड तो कर दिया कि ऐसे सब केसेस में मैं एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा तो रही हूँ, बट किस डेट से लगा रही हूँ? तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन की इंक्वायरी इस पे इनिशिएट करो, हमें नज़र आ रहा है कि डंपिंग एक्टिविटी हो रही है सम और दी अदर वे, तो इन दैट केस जिस दिन वो नोटिफिकेशन आ गया उस दिन के बाद मैं कभी भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती हूँ. क्लियर? यही था एडिशन बाय वे ऑफ इंसर्शन ऑफ सबसेक्शन 1A. नाउ इन्होंने नया एडिशन किया हुआ है सिलेबस में विद द नेम कॉल एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी. तो अभी ये क्या बोलते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी ये कब एब्जॉर्ब हो गया ऐसे हम बोलेंगे. नाउ व्हेन वी कंसिडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर कुछ फॉल हुआ है क्या. अगर हुआ है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नहीं हुआ और दूसरे कंट्रीज़ की जो एक्सपोर्ट प्राइस थी उनमें भी कोई चेंज नहीं आया, बट इंडिया की एक्सपोर्ट प्राइस में घटाव दिखा है, तो इन दैट केस हम बोल देंगे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी एब्जॉर्ब हुई है. या फिर रूल्स के अंदर जो भी कंडीशंस प्रोवाइड होगी, सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइड होंगे, उसके अंदर अगर कुछ बोला गया है कि इस चीज़ को एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलना है, तो उस चीज़ को हम एंटी डंपिंग ड्यूटी ही बोलेंगे. अब जब एंटी डंपिंग ड्यूटी एब्जॉर्ब हो गई है, ये ध्यान में आ रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी. और इंक्वायरी करने के बाद जब उसे पता चल जाएगा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगाई वो गलत थी, तो ऐसे केस में वो अपने जो ऑर्डर था या नोटिफिकेशन था उसको मॉडिफाई कर देगी, सो दैट जो अब्जॉर्प्शन का इफेक्ट है उसको वो काउंटर कर पाए, और इंक्वायरी डेट से पहले ये वो नहीं कर सकती. ओके, नाउ वी हैव प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी. प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी के केस में अगर कुछ भी रिफंड आ जाता है, तो इन द कुछ भी एक्सेस कलेक्शन हो जाता है, तो इन दैट केस द मनी विल बी रिफंडेड. कुछ आर्टिकल्स को एग्जाम्पशन दिया गया है विच इज़ an articles that has been imported from a 100% EOU और SEZ. SEZ is a new addition. ओके, पहले सिर्फ EOU हुआ करता था, बट नाउ वी हैव SEZ. तो अब ये क्या बोलते हैं कि स्पेसिफिकली किसी नोटिफिकेशन में बोला होगा, या फिर कोई आर्टिकल DTA बोल के क्लियर हुआ होगा, या फिर DTA के अंदर से क्लियर होने वाले आर्टिकल के अंदर इसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ हुआ होगा. तो ऐसे केस के अंदर हम एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाते. एग्जैक्टली सेम है जो हमने सेफगार्ड मेजर्स में पढ़ा था. ओके, नाउ अब ये जो हमारा एंटी डंपिंग ड्यूटी है इसका रिट्रोस्पेक्टिव इम्पोजिशन हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है. रिट्रोस्पेक्टिवली हम लगा सकते हैं जब हमें समझ में आ रहा है कि पास से हमारे यहाँ डंपिंग एक्टिविटी हो रही थी एंड इसकी वजह से हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको काफ़ी नुकसान हुआ है, और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना ज़रूरी है सो दैट वी कैन पनिश दी इम्पोर्ट्स दैट हैव बीन मेड and which to cause threat to the domestic industry. Okay, now अब ये तो पढ़ लिया कि रेट्रोस्पेक्टिवली हम लगा देंगे, हम इस चीज़ को एग्जाम्पशन दे देंगे,
बट हम ड्यूटी एग्जैक्टली कितने पीरियड के लिए लगाते हैं ये भी तो देखना ज़रूरी है। सो ये बोलते हैं ड्यूटी हम लगाएंगे 5 साल के लिए, लेकिन 5 साल के पहले ये रिवोक हो सकती है। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि डंपिंग एक्टिविटी जो कंट्री कर रही थी उसके ध्यान में आ जाता है एंड अकॉर्डिंगली इट इंक्रीजेस इट्स एक्सपोर्ट प्राइस, जिसकी वजह से डंपिंग बचती ही नहीं है, तो इन दैट केस भी डंपिंग रिवोक हो जाएगी, राइट। तो जैसे ही वो रिवोक हो जाएगी तो इन दैट केस हम वहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाएंगे। सो द मैक्सिमम पीरियड विल बी 5 years। बट अगर इस केस के अंदर कहीं रिव्यू लग जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इस चीज़ पर रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इन दैट केस द पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड टू अ मोर ऑफ 5 years, अप टू 5 years। पहले यहाँ पे फॉर 5 years था, नाउ देर इज एन अमेंडमेंट दैट फॉर हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद द वर्ड अप टू। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और 5 साल से कम भी हो सकता है। पहले फिक्स्ड पीरियड था कि 5 साल है, बट नाउ इट इज़ ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, इसके ऊपर नहीं होगा फॉर द पर्पज़ ऑफ रिव्यू। लेकिन अगर फिर भी 5 साल के अंदर भी रिव्यू कंप्लीट नहीं होता है, तो इन दैट केस रिव्यू अगर इनकम्प्लीट हो जाता है तो हम 1 साल के ऊपर आपको एक्सटेंशन नहीं देंगे। मतलब हमारे पास टोटल पीरियड मैक्सिमम कितना हो जाता है किसी भी एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेवी करने के लिए, 5 + 5 + 1 विच इज इक्वल्स टू 11 years, जिसके अंदर भी मिनिमम कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। ओके, क्लियर। अब आप बोलोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, बट डिटरमाइन करेगी कैसे? सो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट मंगवाएगी इम्पोर्टर के पास से या एक्सपोर्टर के पास से कुछ रिकॉर्ड्स। अब ये रिकॉर्ड्स होंगे कौन से? तो रिकॉर्ड्स होंगे जिसके अंदर नॉर्मल वैल्यू आएगी, जो एक्सपोर्ट प्राइस से वो मेंटेन होगा, या एक्सपोर्टर या प्रोड्यूसर जो भी डिटेल देता है इसके बेसिस पर हम लोग करेंगे कुछ रिव्यू, इंक्वायरी करेंगे, एंड इंक्वायरी के अंदर जो निकलेगा उसके बेसिस पर हमारी ड्यूटी फाइनली डिसाइड होगी। अगर हमारा एक्सपोर्टर या फिर प्रोड्यूसर रिकॉर्ड्स देने में फेल हो जाता है, तो इन दैट केस जो भी फैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे उसके बेसिस पर मार्जिन ऑफ डंपिंग लगा दी जाएगी। ओके, यहाँ पर आपको फिर कोई छूट नहीं मिलने वाली है कि आपने रिकॉर्ड्स नहीं दिए तो यहाँ पे आप प्रोसीजर वहीं रुक जाएगी। नो, यहाँ पर अब रुकेंगे नहीं, हम लगा देंगे हमारे पास जो फैक्ट्स अवेलेबल है उस बेसिस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी, और इसको आप मना नहीं कर सकते। अब जो फाइनली एंटी डंपिंग ड्यूटी डिसाइड हुई है, अगर हमारे ध्यान में आ जाता है कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी हमने डिसाइड की ये तो कम है और सामने वाले से हमने ज़्यादा ले लिया है, तो इन दैट केस हम लोग उस एंटी डंपिंग ड्यूटी को रिफंड कर देंगे। सिंपल था। ओके, नाउ अब ये इन्होंने क्या बोला है कि कुछ रूल्स होंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी को अगर हमें लगाना है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी कि मार्जिन ऑफ डंपिंग को कैसे हमें कंसिडर करना है, जो कि सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अंदर नेसेसरी इंक्वायरी टाइम टू टाइम हम करके देख लेते हैं। अब इसके बाद में इन्होंने बोला है कि हमको डिसाइड करना होगा कि किन आर्टिकल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी है, एक्सपोर्ट प्राइस, नॉर्मल वैल्यू, इसको कैसे डिटरमाइन करना है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी असेस कैसे करनी है और कलेक्ट कैसे करनी है। इससे रिलेटेड हमको रूल्स को फॉलो करना होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एंटी डंपिंग ड्यूटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार इसको ध्यान से हमें देखना है, समझना है, एंड अकॉर्डिंगली इसे एक बार पढ़ के आराम से हमें पेपर पर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उतारना है। सो बेसिकली इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है ना, एक बार पेपर पर लिख कर निकाल लोगे तो आपको ध्यान में रहेगा, अदरवाइज कन्फ्यूजन होने के चांसेस है। सो काइंड हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हो सके तो एक बार इसे पढ़ो शांति से एंड देन ट्राई टू जॉट डाउन द पॉइंट्स ऑन पेपर। अब जब हमने सेक्शन 9A पढ़ लिया, तो अब हमें ये बोलते हैं सेक्शन 9B के अंदर कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसके अंदर हम सेक्शन 9 और 9A को चार्ज नहीं करेंगे। अब ये सर्कमस्टांसेस कौन से हैं? तो ये क्या बोलते हैं, एक ही आर्टिकल पर आप दोनों एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी कैसे लगा सकते हो? तो दोनों में से सिर्फ एक लगा पाओगे आप। डंपिंग या एक्सपोर्ट सब्सिडाइजेशन के केस में या तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाओ या तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ, दोनों नहीं। क्यों भला एक ही चीज़ के लिए 2 बार इंसान को पनिश किया जाए? सो दैट्स वाई यू आर जस्ट गोइंग टू चार्ज जस्ट वन ऑफ देम एंड नॉट बोथ ऑफ देम। ओके, नेक्स्ट थिंग ये बोलते हैं कि अगर एक्सपोर्टिंग कंट्री के अंदर किसी आर्टिकल के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है या फिर वहाँ पर उनको एक्सपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्प्ट कर दी गई है,
जस्ट फॉर द सेक कि वहाँ पर जो कंजम्पशन होता है उस आर्टिकल के रिलेटेड वहाँ भी वही चीज़ है कि वहाँ टैक्सेस नहीं है, तो ऐसे केस में आप यहाँ पर उधर टैक्स नहीं है इसलिए मैं यहाँ लगा दूँगा, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना। आप क्या करोगे, देखोगे, आप इंक्वायरी करोगे एंड देन आप वहाँ पे काउंटर वेलिंग या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा पाओगे। जस्ट बिकॉज वहाँ कोई टैक्स नहीं है आप यहाँ नहीं लगा सकते। ओके, नेक्स्ट चीज़ ये क्या बोलते हैं कि ये जो हमारी ड्यूटीज़ है हम उस कंट्री पर नहीं लगाएंगे जो कि WTO का मेंबर है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसको एक एग्रीमेंट के तहत मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया हुआ है, ऐसी कंट्रीज़ के इंपोर्ट्स पर हम हमारी काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ या एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ नहीं लगाते। बट हम ये लगा सकते हैं, कब लगा सकते हैं, जब हमारे ध्यान में आ जाता है कि किसी इंपोर्ट की वजह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, जो इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री है हमारी कंट्री के अंदर की, उसे एक मटेरियल इंजरी हो सकती है। सो ऐसे केस में जब ये प्रूव हो जाता है कि हमें मटेरियल इंजरी हो सकती है तो हम वहाँ ड्यूटी लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें ये लोग हमें ये बोलते हैं कि किसी स्पेसिफाइड कंट्री के अंदर से हमने आर्टिकल्स हमारे मंगवाए हैं और उन आर्टिकल्स पर हम प्रोविजनल काउंटरवेलिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ नहीं लगा सकते। कब तक नहीं लगा सकते, जब तक हमने ये प्रूव नहीं किया किसी प्रिलिमिनरी फाइंडिंग के थ्रू कि उनसे किए हुए इंपोर्ट्स की वजह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कुछ नुकसान हो सकता है, दैट इज़ कॉन्सिक्वेंट इंजरी टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। आफ्टर दिस वी आर हैविंग एन इलस्ट्रेशन, लेट अस कंसिडर दिस। तो इन्होंने यहाँ क्या पूछा है, विथ रेफरेंस टू द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटीज इन द फॉलोइंग केस। Both countervailing duty and anti-dumping duty have been imposed on an article to compensate for the same situation of dumping. एक आर्टिकल पर हमने दोनों काउंटरवेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, दिस इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि दोनों एक आर्टिकल पर हम दोनों नहीं लगा सकते। तो इन्होंने आंसर में क्या दिया है, लेट्स रीड दिस। ये बोलते हैं दैट एज पर द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड एज पर सेक्शन 9B ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। नो आर्टिकल शैल बी सब्जेक्टेड टू बोथ काउंटरवेलिंग and anti-dumping duties to compensate for the same situation of dumping or export subsidization. Okay, moving forward to the second one, countervailing duty has been levied on an article for the reason that the same is exempt from duty borne by a like article when meant for consumption in the country of origin। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, जहाँ पर जिस कंट्री ने इसको एक्सपोर्ट किया है वहाँ पर उसे ड्यूटी से एग्जेम्पशन दिया गया है, इसीलिए हमने काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई। तो यहाँ पर क्या बात आती है हमारी कि अगर वहाँ एग्जेम्प्ट किया हुआ है फॉर होम कंजम्पशन, तो ऐसे केस के अंदर हम यहाँ ड्यूटी लगाए, ये सही होगा क्या? नहीं सही होगा। दैट्स वाई, क्योंकि हमने ये ड्यूटी लगाई ये गलत हो जाएगा। सो द आंसर वुड बी नॉट वैलिड। लेट्स रीड दिस। अभी हमें क्या बोलते हैं, एज पर सेक्शन 9B ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 काउंटरवेलिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटी शैल नॉट बी लेविड बाय रीजंस ऑफ exemption of such articles from duties or taxes borne by the like articles when meant for consumption in the country of origin or exportation or by reasons of refund of such duties or taxes. Okay, now let's move over to the C section. It says definitive anti-dumping duty has been levied on articles imported from a member country of World Trade Organization as a determination has been made in the prescribed manner that import of such article into India threatens material injury to indigenous industry. अब ये हमें क्या बोलते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर कंट्री से हमने आर्टिकल्स मंगवाए थे, अभी इसके ऊपर हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है और आगे इन्होंने ऐड किया है कि डिटरमाइन किया हुआ है हमने कि इस इंपोर्ट की वजह से हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री को मटेरियल इंजरी हो सकती है, दैट इज़ वी हैव अ थ्रेट। सो इन दैट केस हमारा आंसर यहाँ वैलिड होगा क्योंकि हमने डिटरमाइन किया है। अगर हमने डिटरमाइन नहीं किया होता तो हमारा आंसर इनवैलिड होता, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना उस केस में इनवैलिड हो जाता, बट क्योंकि डिटर्मिनेशन हुआ है द आंसर वुड बी वैलिड। लेट्स रीड दिस। It says the answer is valid as per section 9B of the Customs Tariff Act 1975. No definitive countervailing duty or anti-dumping duty shall be levied on the import into India of any article from a member country of the World Trade Organization or from a country with whom Government of India has a most favored nation agreement, unless
a determination has been made in the prescribed manner that import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry in India or materially retards the establishment of any industry in India. Simple था सवाल. Now let's move forward to section 9C of the Customs Tariff Act that talks about appeal. So हमने जैसे देखा कि हमारी जो भी ड्यूटीज़ है रिलेटेड टू एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ या फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी या फिर हमने कुछ सेफ गार्ड मेजर्स लगवाए हैं, तो उस वजह से हो सकता है कि किसी इम्पोर्टर पर कुछ प्रेशर आ जाए, उसके लिए वो प्राइसेस जो है वो काफ़ी हैवी हो सकती है, टैक्स लाइबिलिटी उसके लिए काफ़ी बढ़ सकती है. तो ऐसे केस में जब उसको लगता है कि जो ऑर्डर पास किया हुआ है कस्टम्स डिपार्टमेंट ने वो गलत है, तो इन दैट केस वो अपील चूज़ कर सकता है. सो अपील वो किसे प्रेफर करेगा, तो कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को करेगा, जो कि कंस्टिट्यूट होगी सेक्शन 129 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत. अभी यहाँ पर ये किस रिस्पेक्ट में अपील कर सकता है, तो ये एक ऑर्डर के अगेंस्ट करेगा जिसका जो ऑर्डर डिटरमाइन हुआ है, या फिर किसी रिव्यू के अंडर करेगा जहाँ पर हम लोग एग्जामाइन करेंगे एग्जिस्टेंस, डिग्री और इफेक्ट ऑफ कोई भी सब्सिडी या फिर डंपिंग जो एक इम्पोर्टेड आर्टिकल के रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि सीरियस इंजरी हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को दे सकती है बाय वे ऑफ इंक्रीज्ड क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ एनी आर्टिकल इन आवर कंट्री. तो अब इतना तो समझ में आ गया कि हम अपील करेंगे, बट अपील एप्लीकेशन के साथ हमें फ़ीस कितनी भरनी पड़ेगी, क्योंकि फ्री में तो कोई काम होना है नहीं. तो ये बोलते हैं कि 15,000 रुपये होगी आपकी अपील की फ़ीस. इसके बाद में अगर आपने अपील फाइल कर दिया है और आप चाहते हो कि अपील के अंदर आपको स्टे मिले थोड़ी देर के लिए, या फिर कोई आपने मिस्टेक कर दी हो उसको रेक्टिफाई करना है, या कोई और पर्पस हो, या फिर आपकी अपील पहले क्लोज हो चुकी थी अभी आपको उस अपील को रिस्टोर करवाना है, या फिर कोई एप्लीकेशन था उसको रिस्टोर करवाना है, तो इन दैट केस ये बोलते हैं कि आपको 500 रुपये भरने हैं. मतलब आपको 15,000 प्लस 500 इतना तो पे करना है इन केस आप कुछ और चेंजेस करवाते हो तो. अदरवाइज 15,000 इज़ द कंपलसरी चार्ज. अब अपील आप कब फाइल करोगे, जब आपको ऑर्डर मिल जाएगा उसके 90 डेज़ के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी है. अगर आप किसी सफिशिएंट कॉज की वजह से अपील फाइल नहीं कर पाते हो और आप ये अपीलेट ट्रिब्यूनल को प्रूव कर सकते हो कि आप उस कॉज की वजह से नहीं कर पाए, तो इन दैट केस आपको 90 डेज़ का फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है. ओके. अब अपीलेट ट्रिब्यूनल देखेगा कि आपके ऊपर कौन सी चीज़ लागू होगी और वो अकॉर्डिंगली अपना ऑर्डर पास कर देगा. सिंपल. अभी आउट ऑफ all the duties that we have covered, let's come to a simple point. यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इतनी ड्यूटीज़ हमने पे कर दी, हमने इतना सब कुछ कर लिया इंपोर्ट करके अपने देश के लिए, तो कुछ और भी कर देते हैं, थोड़ी सी समाज सेवा भी हो जाए. अब समाज सेवा से आ जाता है हमारे पिक्चर में सोशल वेलफेयर सरचार्ज. अब समाज सेवा कैसे होगी, तो इनकम टैक्स भरते हुए हम एजुकेशन सेस भरते थे सो दैट हम लोग एजुकेशन को फाइनेंस कर पाए. इसी तरह कस्टम्स के अंदर हम लोग भरेंगे सोशल वेलफेयर सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% सो दैट हम एजुकेशन, हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी के लिए अपना योगदान दे सकें. अभी जो हमारा सोशल वेलफेयर सरचार्ज होगा ये लगेगा हमारी ड्यूटीज़, टैक्सेस और सेसेस जो भी कस्टम्स एक्ट के अंदर सेक्शन 12 के अंदर लेवी होते हैं उन पर. साथ ही किसी और लॉ के अंदर अगर किसी आर्टिकल पे सम चार्ज हो रहा है और जिसके ऊपर कस्टम्स के अंदर ड्यूटी लगनी है, तो ऐसी चीज़ों पर भी सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगा दिया जाएगा. लेकिन अब ये बोलते हैं कि कुछ चुनिंदा ड्यूटीज़ पर हम लोग ये सेस नहीं लगाएंगे. तो अब ये कौन सी है? सो द फर्स्ट वन बीइंग सेफ गार्ड मेजर्स, द सेकेंड वन काउंटर वेलिंग ड्यूटी, द थर्ड वन बीइंग एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंड लास्टली सोशल वेलफेयर सरचार्ज इटसेल्फ. मतलब मैं खुद के ऊपर ही एक टैक्स क्यों लगाऊंगी भला, सेम टू सेम. सो इसीलिए सोशल वेलफेयर सरचार्ज इटसेल्फ पर हम नहीं लगाते. बट जो बचे हुए 3 हैं ये स्पेशल कंडीशंस के अंदर हम लोग लगाते हैं. तो स्पेशल कंडीशंस के अंदर अगर ये चीज़ हम लगा रहे हैं तो इसके ऊपर भला हम सोशल वेलफेयर सरचार्ज क्यों लगाएं. तो इसीलिए यहाँ पर इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, दैट इज़ एक्सक्लूड कर दिया गया है. ओके. और बाकी सभी चीज़ों की तरह ये भी किसी और ड्यूटी के एडिशन में होगा, किसी के रिप्लेसमेंट में नहीं हो रहा है.
कस्टम्स एक्ट के बाकी सारे प्रोविजंस जैसे बाकी सभी को एप्लीकेबल होता है वैसे सोशल वेलफेयर सरचार्ज पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि एक एग्जम्पशन मिला है आईजीएसटी को। आईजीएसटी जो हमने लेवी किया हुआ था टुवर्ड्स द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इसके ऊपर हम सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगाएंगे। सिंपल। कस्टम्स के हमारे सिलेबस के अंदर एक नया एडिशन हुआ है इस चैप्टर में, बाय द नेम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस ऑन इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स। ये जो पर्टिकुलर सेस है, जैसे इसके अंदर इसके नाम के अंदर ही है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए इम्पोज किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफाइड गुड्स रखेंगे और उनकी इंपोर्ट के ऊपर एक नोटिफाइड रेट पर हम सेस चार्ज करने वाले हैं। अब ये नोटिफाइड गुड्स कौन कौन से हैं? इनके अंदर आते हैं एप्पल्स, काबुली चना, कोल, यूरिया, सिल्वर डॉ, गोल्ड डॉर एट्सेट्रा। इसका इस्तेमाल हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए करने वाले हैं। हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि इस पर्पस के लिए जो हमारी वैल्यू होगी दैट विल बी द वैल्यू अंडर सेक्शन 14 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, और उस वैल्यू के ऊपर हम एक परसेंटेज के बेसिस पर ड्यूटी लगाएंगे और उसके ऊपर हम ये सेस चार्ज करने वाले हैं। जस्ट लाइक द अदर सेसेस, ये भी अदर कस्टम ड्यूटीज़ के एडिशन में होगा, उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं माना जाएगा। और कस्टम्स के बाकी जो भी प्रोविजंस है, रूल्स है रिलेटेड टू असेसमेंट हो गया, रिफंड, एग्जाम्पशन, जो भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि बाकी सब चीज़ों पर एप्लीकेबल होता है, वो इस पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा इन रिलेशन टू द इम्पोर्टेड गुड्स। दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करो एंड कस्टम्स को एंजॉय करते करते इस वीडियो को एक लाइक देते जाओ और कमेंट्स में बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।